हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है जहाँ पर कि हम लोग आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ाते हैं। साथ में हम आपको इन चैप्टर्स के क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब क्लास नोट से क्या फ़ायदा होता है कि जब आप क्लास नोट्स बन जाते हैं तो आपको खुद को बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक जगह मिल जाते हैं। साथ में जब आप रिवीज़न करते हैं तब आपकी रिवीज़न भी शॉर्ट में हो जाती है। ये हमारी क्लास 8 चल रही है, मतलब 8वीं क्लास चल रही है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, मतलब कि भूगोल है। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग क्लास 6 और क्लास 7 को पूरा अच्छे से कंप्लीट करा चुके हैं। उसके सारे के सारे डिटेल चैप्टर को पढ़ा चुके हैं। साथ में उनसे बनने वाले जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो भी हम लोगों ने कवर करवा दिए हैं। आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमारी जो सीरीज़ है, ठीक है, वहाँ पर चाहे वो एमसीक्यूज़ की हो और चाहे हमारी डिटेल की हो, वो सभी बच्चे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही बच्चों के लिए है। ठीक है, तो आज का चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज, संसाधन। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन क्या होता है। ठीक है, और कितने टाइप के संसाधन होते हैं, कितने प्रकार के जो होते हैं कि रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ उस चैप्टर का, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। साथ में एक होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब कि मानव निर्मित संसाधन। वो ऐसे संसाधन जो कि पहले प्राकृतिक संसाधन थे, उसके बाद उसको इंसान ने, मानव ने उसको चेंज करके अपने लिए यूज़ में लेकर आया, तो उसको हम बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा टाइप का संसाधन है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि मानव संसाधन, मतलब ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि मानव संसाधन कैसे है, कि ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, बड़ी अच्छी बात है, वो कैसे होता है उसके बारे में पूरा डिटेल के अच्छे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन सभी संसाधनों को, रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं तो वह हमारे लिए कंजर्व करना हमारा एक कर्तव्य हो जाता है। तो ये पूरा ओवरव्यू था इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस चैप्टर को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी करवाइए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर हो गया रिसोर्सेज, मतलब कि संसाधन। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि संसाधन क्या है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द नीड इज़ अ रिसोर्स, मतलब कोई भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, उसको हम संसाधन बोलते हैं। अब देखो, ये है डेफिनेशन। ठीक है, और ये जो हमारी सीरीज़ है एनसीईआरटी की, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपके कंसेप्ट क्लियर करे जाते हैं। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं अपने उस पर, रिसोर्सेज के कंसेप्ट पर, कि यहाँ पर बोला है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, उसको हम संसाधन बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, ठीक है, अनाज हो गए, किताबें हो गए, ये सारे के सारे संसाधन हैं। अब देखो, उसको अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से जोड़ते हुए पढ़ते हैं कि यहाँ पे देखिए कि आप, बहुत सारे बच्चे हैं वो कुर्सी पर बैठे होंगे, मेज़ पर बैठे होंगे। ठीक है, जब भी आप पढ़ते हैं तो वो कुर्सी, मेज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए। तो इस समय हमारे लिए, पढ़ते समय हमारे लिए कुर्सी और मेज़ एक संसाधन है। क्यों है? क्योंकि ये जो कुर्सी, मेज़ है, ये हमारी आवश्यकता है, पढ़ने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है और साथ में हमारी जो नीड है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कुर्सी मेज़ है हमारी पढ़ने की आवश्यकताओं को ये पूरा कर रही है, तो हमारी कुर्सी मेज़ भी क्या हुई, हमारी रिसोर्स हो गई। अब चाहे जैसे कपड़े हो गए, बर्तन, खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, और ऊपर से खाना, जो फूड ग्रेन है, जो अनाज है, वो भी क्या हुआ है, वो भी हमारा रिसोर्स है। अगर खाना नहीं होगा तो हम भूखे रह जाएंगे। तो ठीक है, क्या हुआ, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करती है, तो वो हो गया रिसोर्सेज। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि रिसोर्स क्या होते हैं। अब रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी आप बोलो कि शहद का डब्बा हो गया, ठीक है, शहद का डब्बा, या फिर अगर हम बात करें टॉफ़ी का खाली डब्बा हो गया। अब वो डब्बा तो खाली हो गया, अब इसका रिसोर्स हमारे लिए कैसे बनेगा? अगर ये खाली पड़ा है, इसका हम यूज़ नहीं कर रहे, तो हमारे लिए ये रिसोर्स नहीं है। लेकिन अगर हमने इसी डब्बे में अगर हमने चीनी भर दी,
ठीक है, हमने इसके अंदर चीनी भर दी, नमक भर दिया, चाय पत्ती भर दी, कुछ भी भर दिया ना, तो इस समय ये हमारे लिए क्या बन गया, रिसोर्स बन गया, क्योंकि इसने हमारी आवश्यकताओं को, एक डब्बे की आवश्यकताओं को इसने पूरा करा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा जो खाली डब्बा पड़ा हुआ जो कबाड़ा था वो हमारा रिसोर्स बन गया। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको रिसोर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कि कोई भी चीज़, यहाँ पूछा है कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, ये बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि थिंग्स बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका मूल्य होता है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरा, इट्स यूजेस और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। मतलब इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन तो पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे, हम इसको रोज़मर्रा की लाइफ से पढ़ेंगे। अब देखो, पहले हमने एक एग्जांपल क्या पढ़ लिया कि एक डब्बा है, खाली है, उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हमने उसमें क्या भरा, हमने उसमें चावल भर दिए या फिर हमने चीनी भर दी उसके अंदर या नमक भर दिया, तो डब्बा हमारा यूज़ आ गया। अब उसकी यूजेबिलिटी हमारे लिए बढ़ गई है, तो ये हमारे लिए हो गया रिसोर्स। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो है वो संसाधन कैसे बनती है, जब हम उसका यूज़ करते हैं, उसका जब हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए यूजेबल है और उसकी वैल्यू है हमारे लिए, हम उसके लिए मूल्य देने को तैयार है, वो हमारे लिए एक वैल्यू रखती है। ठीक है, और दूसरा है हमारा एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर 6 और 7th क्लास की NCERT पढ़ी है। ठीक है, एक दुकान है, दुकान पर 6 और 7th क्लास की NCERT पढ़ी है। तो और यहाँ पर है 2 बच्चे। ठीक है, यहाँ पर है 2 बच्चे। एक बच्चा जो है वो आपको पढ़ता है 10th क्लास में और एक बच्चा जो है वो तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो ये जो 10th क्लास वाला बच्चा है उसके लिए ये 7th और 6th क्लास की जो किताबें हैं वो कोई मायने नहीं रखती। तो ये इस बच्चे के लिए ये जो किताबें हैं 6 और 7th क्लास की, उसके लिए रिसोर्स नहीं बनेंगी। लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट जॉब वाला बच्चा है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये NCERT की 6 और 7th क्लास की जो किताबें हैं एक रिसोर्स बन जाएंगी, क्योंकि वो उसके लिए, इस बच्चे के लिए यूजेबल है, ये इस बच्चे के लिए वैल्यू रखती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु को अगर यूज़ करते हैं हम लोग या फिर जो यूजेबल है, तो कैसे वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है। आशा करती हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आया होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन क्या है और कोई भी वस्तु हमारे लिए संसाधन कैसे बनती है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, उससे पहले, जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, कि हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चलाई जा रही हैं और सारी की सारी जो सीरीज़ हैं वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो पहली सीरीज़ है हमारी GS MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग बच्चों को रेगुलरली 8 MCQs कराते हैं। और ये जो MCQs होते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो न्यूज़ में छाए हुए करंट अफेयर्स हैं, उनसे लेकर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सेकंड सीरीज़ है हमारी पॉलिटी की, अर्थव्यवस्था की, जिसमें कि हम लोग 10 क्वेश्चंस करवाते हैं, पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं हम लोग। आप चैनल पर जाइए, आपके लिए बहुत सारी वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। और फिर है NCERT की सीरीज़, जो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, NCERT डिटेल एनालिसिस, ये वही चल रही है। और फिर इससे जो हम चैप्टर पढ़ा देते हैं, इससे जो भी MCQs बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम लोग डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते हैं। और ये जो सीरीज़ हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब इसका कोई भी पैसा नहीं है। ज़्यादातर अगर आप बाहर जाएंगे, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, चैनल्स हैं, वो आपसे NCERT को कवर करवाने का पैसा लेते हैं, लेकिन हमारे इस चैनल पर आपको NCERT की सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। फिर है हमारी ट्रिक्स की सीरीज़ है, जहाँ पर कि हम लोग 5 MCQs आपको जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर आ चुके हैं, उनको ट्रिक्स के माध्यम से आपको बहुत ही ईजी तरीके से कवर करवाते हैं, एक अनोखे तरीके से कवर करवाते हैं, आप जाके देख सकते हैं। फिर आपकी करंट अफेयर मंथली, यहाँ पर हम लोग पिछले महीने में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं उनको 1 लाइनर में आपके लिए मैगज़ीन के रूप में कवर करवाते हैं। अप्रैल की हम लोग करवा चुके हैं, अप्रैल को पूरा महीने को हमने केवल 71 लाइनर में आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। और फिर है हमारी मेंस टॉपिक्स की
वीडियो है जहाँ पर कि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी मेंस के लिए रहता है एग्ज़ाम में जो आ सकता है उसके वीडियो बनाकर आपके लिए कंसेप्ट क्लियर के साथ डालते हैं। और हमारी है शॉर्ट वीडियो, ठीक है, जहाँ पर कि हम लोग जीएस की जो भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको इन वीडियोस में आपके साथ कंप्लीट करवाते हैं। और हमारे चैनल पर कम्युनिटी में जाकर आप हमारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और ये सारी की सारी जितनी भी वीडियोज़ है सीरीज़ है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो चैनल में जाइए और सारी सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा नहीं है, इसका फ़ायदा उठाइए, चैनल में जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के से भी करवाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, वापस आते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया कि संसाधन क्या होता है और रिसोर्सेज क्या होते हैं और किसी भी चीज़ को रिसोर्स कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो वो हमारी अवेलेबिलिटी और हमारी जो इसके बोलते हैं कि यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई भी चीज़ संसाधन कैसे बनती है। अब हम देखते हैं वैल्यू क्या है कि वैल्यू का मतलब हो गया वर्थ, मतलब कि महत्व, वही वाली बात है कि महत्व हो गया। अब कुछ रिसोर्सेज की, कुछ संसाधनों की अगर हम बात करें उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब कि आर्थिक मूल्य होता है। जैसे कि मेटल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, मोती हो गया, तो इनका क्या है कि हम लोग पैसे से खरीदते हैं, ठीक है, पैसे से खरीदेंगे और कुछ समय बाद उनको बेच के हमारे पास पैसा भी आ जाता है। तो ये हो गया हमारा मेटल, तो इनकी वैल्यू होगी इकोनॉमिक वैल्यू। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी हमारे रिसोर्स है, इससे हम जब खरीदते हैं पैसा आता है, पैसा देते हैं और बेच के हमें पैसा मिल जाता है, तो ये भी एक रिसोर्स हमारा हो गया। अब दूसरा ये भी होता है केवल सारी की सारी वस्तुएं ऐसा नहीं है कि वो आर्थिक मूल्य ही उनका हमें देना पड़े, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ वस्तुएं होती हैं, संसाधन हम बोल सकते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। अब ऐसी चीज़ें कौन सी होती हैं, जैसे कि अगर हम बोलें ब्यूटीफुल लैंडस्केप या फिर मनोरम भूदृश्य, कि जैसे पहाड़ को देखना, बड़े बड़े पहाड़ों को देखना, शिमला देखने गए हम लोग, कुछ भी हम लोग दार्जिलिंग गए हैं घूमने के लिए, ठीक है, झरने देखा, नदियाँ देखी, बहुत खुश हो गए उनको देखकर, पहाड़, नदियाँ, सूरज और समुद्र, बीच, वो सारी की सारी चीज़ें का हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बस उनको देख के हम लोग मेंटल शांति लेते हैं, मेंटल पीस लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या हुई, रिसोर्स होगी। और उसका एग्जांपल अगर हम बोलते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं, ठीक है, जब कोई भी इंसान होता है, कभी बीमार होता है, मेंटली वीक हो जाता है, तो जो डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उनको क्या बोलते हैं कि जाइए आप पहाड़ों पे जाइए, अपनी टेंशन को रिलीज़ करिए, वहाँ पे जाके देखिए और खुश होइए, हैप्पीनेस अपने जीवन में लेकर आइए। तो वही चीज़ क्या है, तो वो मनोरम दृश्य, वहाँ का घूमना, वहाँ की शांति, पीस, वो उस चीज़ के लिए हमारे लिए क्या हुआ, वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स बन गई, ठीक है। तो इनका जो देखना है मनोरम दृश्य है, वो उनका हम कोई पैसा नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि पहाड़ ये बोलेगा कि तुम मेरी बर्फ़ को देख रहे हो, मैं तुम्हारे 100 रुपये चार्ज करूँगा 1 घंटे के, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना ही नदी बोलती कि तुम नदी में बोटिंग कर रहे हो या फिर नदी के पानी को छू रहे हो कि यहाँ पर नदी बोलेगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम नदी में मेरे यहाँ पे बोटिंग कर रहे हो, बोटिंग करने के मैं नदी लूँगी 50 रुपये, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि नदी हो गई, पहाड़ हो गया, झरना हो गया, उसका कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, वो खुद नहीं मांगते हैं, वो तो कहते हैं कि हाँ धरती पर प्रेजेंट है, तो आप जाके देखिए, अपने माइंड को शांत करिए, पीसफुल करिए। तो ये हो गई हमारी कौन सी वैल्यू होगी, रिसोर्स होगी जिनका कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि रिसोर्सेज हो सकते हैं जिनकी वैल्यू होती है या फिर उनकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया। अब आगे चलते हैं। अब ये तो बात हो गई कि एक की वैल्यू है, किसी की वैल्यू नहीं है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो कि समय के साथ, ठीक है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन भी होते हैं जो कि समय के साथ साथ उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है, समय के साथ साथ उनका आर्थिक रूप से मूल्य हो जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल अगर हम दें तो दादी के, ठीक है, जो दादी के होममेड रेमेडीज़ होती हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, ठीक है, दूध में घोल के हल्दी को पीना, ठीक है, ऐसे बहुत सी रेमेडीज़ होती हैं जो कि हमने कोरोना के टाइम में भी यूज़ करी थी, सभी ने करी थी कोविड-19 से, जिससे कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बचा सकें, ठीक है। तो उनकी भी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब कोरोना आया, ठीक है, या फिर उससे पहले बहुत सी चीज़ें हैं, लोगों ने ऐसी ही चीज़ों पर पेटेंट करवा लिया, ठीक है। नीम हो गया, हल्दी हो गई, पेटेंट करवा लिया। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि इसका तात्पर्य किसी विचार या आविष्कार
पर एकमात्र अधिकार से है, कि मतलब कि किसी इंसान के पास कोई आइडिया आया, ठीक है, कोई आइडिया आया, अब उसने बोला कि ये मेरा आइडिया है, ऐसा ना हो कि कोई मेरे इस आइडिया को कोई चुरा ले। तो उसमें क्या करता है कि वह एक एजेंसी के पास जाता है, तो वहाँ पे जाकर उस पर पेटेंट करवा लेता है कि ये मेरा आइडिया है, कोई इसको चुरा नहीं सकता, ठीक है। तो समय के साथ साथ आइडियाज़ हो गए, होममेड रेमेडीज़ होगी, उन पर भी पेटेंट करवा लिया गया। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं किसी की वैल्यू नहीं है इस समय, तो आगे जाके उसकी वैल्यू बन सकती है, उस संसाधन की वैल्यू बन सकती है। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आप सब ने पानी, ठीक है, अगर हम पानी को लें तो पिछले ज़माने में, मतलब कि अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, अपने दादी नानी की बात करें, तो वहाँ पर अगर कोई राहगीर चलता था, ठीक है, राहगीर कोई जा रहा है, तो वहाँ पर पानी जो है वो फ्री में उसको प्रोवाइड हो जाता था, चाहे वो प्याऊ पे मिल जाए उसको पानी, या फिर नदियों में पानी मिल जाए, ठीक है, नदियों में पानी मिल गया, हैंडपम्प से पानी मिल गया, या फिर किसी भी पॉन्ड में, कोई भी पोखर में जाके पानी को पी लिया। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि यही पानी को, इसी साफ़ पानी को बोतल में भर भर के बेचा जा रहा है, ठीक है। तो पहले, अगर हम पहले की बात करें, तो ये जो पानी है, जो वाटर था, जो ड्रिंकेबल वाटर है, फ्रेश वाटर है, साफ़ पानी है, वो ऐसे ही प्रोवाइड हो जाता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन आज की डेट में समय के साथ साथ इस पानी की वैल्यू हो गई है। अब इसी साफ़ पानी को बोतलों में भर के डाला बेचा जाता है। तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि समय के साथ साथ भी संसाधनों की, जिनकी वैल्यू नहीं थी पहले, अब उनकी वैल्यू भी होने लगी है। तो हमने यहाँ पर क्या समझ लिया कि वैल्यू के बारे में बोल लिया कि संसाधन का महत्व होता है, ठीक है। तब वही संसाधन का, चाहे हम पैसा दें या ना दें, या फिर समय के साथ बाद में उसको पैसा दें, तो संसाधन वही होते हैं जो हमारे लिए महत्व रखते हैं। चलिए, ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी, देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि समय और प्रौद्योगिकी के साथ साथ क्या होता है कि सब्सटेंस, कोई भी चीज़ होती है वो रिसोर्सेज में चेंज हो जाती है, कि पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि समय और प्रौद्योगिकी के साथ हम किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर हम लें, तो एग्जांपल है इसका जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, ठीक है। सॉलिड वेस्ट को अब क्या है कि पहले हम लोग क्या करते थे, कोई भी वेस्ट हो, सॉलिड वेस्ट हो, कोई भी वेस्ट हो, कचरा हो, ठीक है, कचरा है आपका, ठीक है, गार्बेज है, उसको भी अब हम लोग चेंज करके यूज़ में ला रहे हैं और उससे एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी सरकारें कर रही हैं। अगर हम इसका एग्जांपल लें, लाइव एग्जांपल लें, तो जो पटना का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, पटना का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसने एक स्कीम स्टार्ट करी है। स्कीम का नाम है कैश फॉर वेस्ट स्कीम, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे कि घरों से, हर घर से कचरा लेंगे और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे एनर्जी में। ये हमारा हुआ पहला एग्जांपल। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, तो पहले जो हमारे जो एनिमल हैं, जो हमारे जानवर हैं, उनकी जो गोबर है, ठीक है, उनके गोबर का कुछ नहीं हुआ करता था, अगर हम पहले की बात करें, पुराने ज़माने की बात करें। लेकिन इसी गोबर का यूज़ करके हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया गोबर गैस में। तो यहाँ पर क्या लगी, टेक्नोलॉजी लगी। समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हमने गोबर का भी यूज़ करके उसको हमने रिसोर्स बना लिया। ऐसे ही हमने टेक्नोलॉजी और समय के साथ अपने कचरे को भी एनर्जी में चेंज कर लिया। तो ये हो गया हमारे दो एग्जांपल कि रिसोर्स को, हम किसी भी सब्सटेंस को हम रिसोर्स बना सकते हैं, या तो वो समय के साथ खुद रिसोर्स बन जाए, या फिर हम उसमें टेक्नोलॉजी लगा दें, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपके आसपास कुछ भी वेस्ट नहीं है, ठीक है, बस आवश्यकता है आपकी यूज़ की, कि अगर आपके वो यूज़ में आ रही है, उपयोगिता में आ रही है, तो वो रिसोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिसोर्स के अलग अलग वैल्यूज़ समझ ली। रिसोर्स का क्या समझ लिया कि रिसोर्स क्या है, कि किसी भी चीज़ को हम रिसोर्स कब कैसे बोलेंगे, कैसे बनती है। दूसरी, रिसोर्स की वैल्यू कितनी है, अगर किसी रिसोर्स की वैल्यू नहीं है तो क्या वो हमारे लिए वैल्यूएबल है या फिर नहीं है। दूसरा, समय और टेक्नोलॉजी के साथ भी हम सब चीज़ों को रिसोर्स बना सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि लोग, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं, ठीक है, ये भी एक संसाधन है। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि अब ये संसाधन कैसे हैं। अब आप ये पूछोगे कि हम लोग संसाधन कैसे, ये कैसे हो सकता है, हम कोई वस्तु थोड़ी ना है, हम कोई थिंग थोड़ी ना है, हम तो एक इंसान हैं, जीता जागता इंसान है।
बिल्कुल सही बात है, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन हम भी रिसोर्स हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास आइडियाज़ हैं, हमारे पास नॉलेज है, इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज़ हैं, उनको लेकर हम लोग एक रिसोर्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ के क्या करोगे? अपने अंदर नॉलेज को गेन करोगे, नॉलेज को भरोगे। अब उस नॉलेज के बाद आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम के बाद क्या करोगे? जो गवर्नमेंट है हमारी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपको नौकरी देगी। नौकरी देने के बाद क्या हुआ कि आप एक सेलेक्टेड बच्चा हो गए हो जिसके पास नॉलेज है इस देश को चलाने की। तो आपके पास नॉलेज आ गई, आपके पास आइडियाज़ आ गए, अब आपको इस लायक समझा गया है कि आप देश को चला सकते हो। ठीक है, देश को चला सकते हो, तो आप क्या बन गए? इस देश को चलाने के लिए एक रिसोर्स बन गए। ये तो हमारा पहला कंडीशन। अब मानो कोई बच्चा है, वो नौकरी नहीं कर रहा, उसको नौकरी की तैयारी नहीं करनी, लेकिन उसको पढ़ाने का शौक़ है, उसको पढ़ाना है, वो पढ़ रहा है, नॉलेज इकट्ठी कर रहा है, पढ़ने के बाद दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो भी उस देश के लिए क्या हुआ? उस देश के लिए एक रिसोर्स बन गया, क्योंकि वो उस देश में पढ़ाई, एक एजुकेशन फैला रहा है और दूसरे बच्चों, अपने देश को क्या है? आगे बढ़ा रहा है। वो भी एक एसेट बन गया है, एक क्या बन गया है? एक रिसोर्स बन गया। तो दोनों ही कंडीशन में है कि तैयारी कर रहा है कोई बच्चा या फिर नहीं कर रहा। दोनों ही कंडीशन में अगर आपके पास नॉलेज है, आइडिया है, इन्वेंशन है, डिस्कवरीज हैं, तो आप एक रिसोर्स हैं। ठीक है, एक रिसोर्स है। अब इसका एग्जांपल अगर मैं ये दूं कि हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, वहाँ अगर अब देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है हमारे देश में ही पाई जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत बेकार बात है, कुछ बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा हमारा यूथ ही है, नौजवान है हमारे देश में, वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो रिसर्च है, स्टडीज़ है, उनका ये कहना है कि हमारा जो यूथ है वो रिसोर्स बन सकता है। वो रिसोर्स तभी बनेगा अगर हम उसको एजुकेशन दे दें। ठीक है, शिक्षा प्रदान कर दें, साथ में उसको स्किल दे दें। ठीक है, एजुकेशन दे दें। स्किल एजुकेशन से क्या हुआ कि उनके पास आइडिया आए, नॉलेज आए, अब देश को वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे लिए भारत अगर नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है तो ये बहुत खुशी की बात है। साथ में नौजवान भी हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन मिलेगी, स्किल मिलेगी, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो हमारा देश कभी ना कभी एक डेवलप कंट्री बन सकता है। लेकिन ये है आपका पहला सिनारियो। लेकिन अगर दूसरा सिनारियो देखो कि यही यूथ को अगर एजुकेशन नहीं मिलती है, तो यूथ को एजुकेशन नहीं मिलती है तो क्या होता है? उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास इन्वेंशन नहीं है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी अपने देश को आगे बढ़ाने में वो हाथ नहीं बटा पा रहा है, तो वो एक रिसोर्स नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन वो उस समय क्या होगा? अपने देश पर एक बर्डन के रूप में हम लोग उसको देख सकते हैं। ये रिसर्चर तो स्टडीज़ का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो भी रिसर्चर्स, उनका कहना है कि अपने यूथ को, भारत को, अपने यूथ को पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, स्किल देनी चाहिए, जिससे कि वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सके, ना कि वो एक बर्डन बन जाए अपने ही देश के ऊपर। अब ये बर्डन कैसे बनेगा? देखो, यहाँ पे बर्डन ऐसे बन सकता है कि अभी तो फ़िलहाल कोई स्किल नहीं दिया, लेकिन यही यूथ धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाएगा। अब बुढ़ापे में क्या होगा कि सरकार को, क्योंकि इसके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो खाएगा कमाएगा कैसे? तो यहाँ पर सरकार को पेंशन देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि है तो हमारे ही देश के लोग, तो हमें उनको पालना है, पोसना है, तो उनको पेंशन देनी पड़ेगी उनका जीवन यापन करने के लिए। तो ये जो पेंशन है, ये एक तरीके से जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, उस पर एक बोझ के रूप में आ जाएगी। तो इस तरीके से एजुकेशन और नॉलेज अपने खुद को हमें लेनी भी चाहिए और औरों में बांटनी भी चाहिए। उससे हम लोग रिसोर्स बनते हैं और दूसरों को भी हम रिसोर्स संसाधन बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि और किस तरीके से आइडिया, नॉलेज और इन्वेंशन जो है एक रिसोर्स बनती है। अब इसका तीसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि एलोन मस्क है। यहाँ पर एलोन मस्क ने बहुत सारी डिस्कवरीज कर दी हैं। ठीक है, तो वो भी क्या हुआ? वो भी एक आइडिया और नॉलेज की वजह से ही हुआ है। ठीक है, और चौथा है, आपने अभी देखा भी होगा कि नासा ने अभी अनाउंस करा है कि वो चांद पर रेलवे लाइन बिछाएगा। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये है एक ह्यूमंस के
आइडियाज़ का, ठीक है, आइडिया है उनका, आइडिया है, डिस्कवरी है, तो इसी तरीके से देश बढ़ता है और विश्व भी बढ़ता है। तो हमने यहाँ पर जान लिया कि एक ह्यूमन जो है वो रिसोर्स कैसे है। अब देखो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि डिस्कवरी ऑफ फायर, कि आग की खोज, पहिए का आविष्कार, ये सारा क्या है, ये हमारा क्या है, और एक तरीके से रिसोर्स है, ठीक है। इंसान खुद एक रिसोर्स बन गया जब उसने आइडियाज़ एंड नॉलेज बनाया। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात आपको मैं बोलूँ, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं और मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं यूट्यूब से ही आपको पढ़ा रही हूँ, आप भी यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यूट्यूब क्या है, ये भी एक संसाधन है हमारे लिए, ठीक है। जिन बच्चों को पढ़ना है वो एक रिसोर्स है, एक पढ़ाई का एक ज़रिया है। अभी यूट्यूब भी तो किसी ना किसी इंसान ने ही बनाया होगा, किसी ना किसी इंसान का आइडिया ही होगा, ठीक है। नॉलेज होगी, डिस्कवरी होगा, इन्वेंशन होगा। तो इस तरीके से ये क्या हुआ कि ये हुआ हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो यूट्यूब क्या हुआ, यूट्यूब हमारा एक रिसोर्स है जो कि एक व्यक्ति के आइडिया की वजह से बना, ठीक है। अब मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत सारे एग्जांपल लेके आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ख़त्म करा, रिसोर्स को ख़त्म कर लिया। उसका अब हम पढ़ेंगे कि रिसोर्स के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, मतलब कि संसाधनों के प्रकार कितने होते हैं। देखो हमने संसाधन तो समझ लिए, उसकी वैल्यू समझ ली, संसाधन समझ लिए, टाइम के साथ उसका चेंज होना, किसी की वैल्यू ना होना, लेकिन समय के साथ उसकी नॉलेज में आ जाना। साथ में हमने ये भी समझ लिया कि मानव भी एक संसाधन है। अब हम समझते हैं कि संसाधनों के कितने प्रकार हैं। अब ये होते हैं 3 प्रकार के, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि प्राकृतिक संसाधन, फिर है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब कि मानव निर्मित संसाधन, फिर है ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि मानव संसाधन। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, प्राकृतिक संसाधन की बात करें, तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब ये जितने भी टाइप हैं इनको हम धीरे धीरे आपके साथ डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि प्राकृतिक संसाधन। अब देखो प्राकृतिक संसाधन से ही पता पड़ रहा है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको कि हमने प्रकृति से प्राप्त करा है, ठीक है, मतलब कि जिसको कि हमने डायरेक्टली नेचर से लिया है, कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करा है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल है, मिनरल है, ये सारे के सारे जो भी संसाधन हैं ये हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनको हम लोग डिवाइड करेंगे रिन्यूएबल मतलब कि नवीकरणीय और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। तो हम पहले पढ़ते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको कि हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हमने यूज़ कर लिया फिर उसके बाद हम उनको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, ठीक है, जो कि रिप्लेनिश जो है वो हो जाते हैं। जैसे कि सूरज, सौर ऊर्जा हो गई और पवन एनर्जी। अब देखो जो सूरज है, ऐसा तो है नहीं कि आज हमने सूरज का यूज़ कर लिया, उससे हमने सोलर पैनल से लाइट बना ली, बल्ब जला लिया अपना, ऐसा नहीं है कि वो कल नहीं आएगा, लेकिन सूरज का तो रोज़ आना होता है, ठीक है। सूरज रोज़ उगता है, डूबता है, उगता है, डूबता है, तो ये क्या हुआ हमारे रिन्यूएबल होगी। ऐसी हमारी विंड एनर्जी होती है, मतलब कि जो हवाएं होती हैं, हवाएं रोज़ चलती हैं, ठीक है ना, उनसे हमने क्या करा, पवन चक्की चला रही, तो ये हो गया हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये हमारा हो गया। लेकिन अब ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम लोग उनको इतनी लापरवाही से यूज़ कर रहे हैं ना, इतने केयरलेस तरीके से उनका यूज़ कर रहे हैं कि उनका भी भंडार ख़त्म होने को हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो वाटर के रिसोर्सेज। अब आप बोलोगे ये कैसे, क्योंकि बारिश तो रेगुलर होती है, तो यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे फ्रेश वाटर की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर की हम बात करें कि हमने इतना ज़्यादा फ्रेश वाटर को यूज़ करा है कि, और साथ में हमने जो नदियों के चारों तरफ हमने इंडस्ट्रीज़ लगा दी हैं। इंडस्ट्रीज से क्या हुआ कि उसका जो कूड़ा है वो इन नदियों में जाकर गया है, तो जो फ्रेश वाटर था हमारा, ठीक है, साफ़ पानी था, उसकी कमी हो गई है। चाहे हमारा पानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नवीकरणीय संसाधन है, उसके बाद भी हमने उसको लापरवाही से ख़राब कर दिया, तो यहाँ पर हमारी बात होगी कि जल स्रोत हमारे ख़राब हो गए। दूसरा अगर हम बात करें, अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, ठीक है,
अगर हम पंजाब की बात करें और हरियाणा की बात करें और यूपी के भी कुछ हिस्सों की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर स्पेशली अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा में इतना ज़्यादा पानी निकाला जाता है, ठीक है, खेती के लिए इतना ज़्यादा ज़मीन से पानी निकाला जाता है कि वहाँ की ज़मीन में अब अंडरग्राउंड वाटर की कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पर ये चला गया है, ठीक है, चला गया है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पानी चाहे हमारा रिन्यूएबल था, नवीकरणीय था, लेकिन हमने उसको इतना ज़्यादा यूज़ करा, केयरलेस इतना ज़्यादा यूज़ करा कि अब पानी की कमी हो गई है, ज़मीन का जो पानी है उसका जो स्तर है वो नीचे हो गया है। मतलब अगर हम बोलें उसकी वाटर टेबल रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि नवीकरण का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा की हमेशा हम उसको लापरवाही से यूज़ करें या फिर वो ख़त्म नहीं हो सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन हैं जिनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिनके भंडार सीमित हैं, ठीक है, उनको हमने एक बार यूज़ कर लिया, ठीक है, मतलब कि अगर एक बार समाप्त होने के बाद वो पुनः पुरोहित नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो उनको हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मतलब कि नेचुरल गैस, ठीक है। क्योंकि अब देखो आपको पता है कि जो कोयला है या फिर जो पेट्रोलियम है वो किस तरीके से बनते हैं, वो हज़ारों साल के एक प्रोसेस के बाद बनते हैं, ज़मीन में दबा हुआ, चाहे पेड़ पौधे जानवर हों, वो जब ज़मीन में हज़ारों साल तक दब जाते हैं उसके बाद जाके आपको कोयला और आपको पेट्रोल मिलता है, ठीक है। तो इनको यूज़ करें, उनको ऐसा करना चाहिए, हमें केयरलेसली यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हमने यहाँ पर क्या ख़त्म करा, हमने ख़त्म करा नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि प्राकृतिक संसाधन। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब कि मानव निर्मित संसाधन। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। मतलब कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब तक संसाधन बन जाते हैं जब तक उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्राकृतिक संसाधन है, अगर हम ये बोले कि आयरन ओर है, ठीक है, आयरन ओर मतलब कि लोह अयस्क है। अब ये क्या है, ये ओर जो है ये मिट्टी के अंदर है, ठीक है। आपको पता है कि लोहा ऐसा तो है नहीं कि हमने ज़मीन को खोदा और खोदने पर हमें लोहे की सिल्लियाँ मिल गई, ठीक है, या फिर उनके स्लैब मिल गए, डंडे मिल गए, ठीक है, सरियाँ मिल गई, ठीक है, लोहे की सरियाँ मिल गई, ऐसा नहीं होता। ये जितना भी लोहा होता है वो मिट्टी के अंदर एकदम मिक्स तरीके से मिलता है हमें। फिर उसके बाद हमें उसको प्यूरीफाई करना पड़ता है, इसको ठीक है, फ़िल्टर करना पड़ता है, तब जाके आपको लोहा आयरन मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आयरन ओर हमें जो मिला है, आयरन जो मिट्टी में मिला है वो नेचुरल तरीके से मिला है, लेकिन इंसान ने उसको प्यूरीफाई करा, फ़िल्टर करा, फिर जाके हमें आयरन मिला। तो यहाँ पर इंसान ने क्या करा, इस रिसोर्स को चेंज कर दिया, चेंज करके हमने आयरन निकाल लिया। फिर इसी आयरन का यूज़ कर कर हम लोगों ने सरिया बना ली, फिर हमें उसी सरिया से हम लोगों ने घर बना लिए, अलग अलग चीज़ें बना ली हमने आयरन को यूज़ करके। कढ़ाई बना ली, बर्तन बना लिए, ठीक है, मशीन्स बना ली, ठीक है, मशीन बना ली, इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, पुल बना लिए, ये सब कुछ बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो नेचुरल तरीके से मिला हुआ जो संसाधन था, रिसोर्स था, हमने उसको चेंज करके मॉडिफाई कर दिया और हमने उस चीज़ को निकाल लिया आयरन ओर में से। मतलब कि आयरन जो मिट्टी में मिला हुआ आयरन था उसको हमने प्योर आयरन में यूज़ करके उसकी मशीन्स वगैरह बना ली। तो इसी को हम बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। जो संसाधन प्रकृति में थे उसको हमने चेंज कर लिया। अब पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग। देखो सेम बात वही बोली गई है कि बिल्डिंग, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, कि लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर समझाया। फिर है इसके अंदर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो प्रौद्योगिकी है वो भी एक मानव निर्मित संसाधन है। बिल्कुल सही बात है कि जो टेक्नोलॉजी है वो खुद तो अपने आप चल के नहीं आई है, उसको भी तो हमने बनाया है, इंसान ने बनाया है, ठीक है, इंसान ने बनाया। एग्जाम्पल अगर हम लें तो टेक्नोलॉजी का हम लें तो भाप के इंजन की हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। भाप के इंजन थे, ये भी टेक्नोलॉजी था, ठीक है, ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज थे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा कि पानी को, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, पानी को, जो हमारा पानी था उसको भाप में चेंज करा। अब इसी भाप को हमने क्या करा कि इससे हम लोगों ने इंजन बना दिए, चेंज कर लिया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोगों ने चेंज कर दिया।
ठीक है, तो ये हमारा हुआ पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बिजली, इलेक्ट्रिसिटी किससे बनाई? हम लोगों ने पानी के बहाव को यूज़ करा। यहाँ पे पानी का जो बहाव था वो एक नेचुरल रिसोर्स था, हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन था, लेकिन हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उससे हमने क्या बना ली? बिजली बना ली। तो बस यही बोला है कि टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। अब इसी चीज़ से धीरे धीरे करके हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेकर हम लोग आ गए, जिसकी वजह से हम लोग अब इतनी आगे हैं और अपनी लाइफ को आसानी से जी रहे हैं। चलिए, ये हमने पढ़ लिया कि मानव निर्मित संसाधन पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि मानव खुद एक संसाधन है। अब देखो, इसके बारे में तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा समझा दिया है, पहले ही समझा दिया है, बहुत अच्छे से आपको मैंने समझा दिया है। यहाँ भी यही लिखा है कि नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी मेक अ ह्यूमन बीइंग अ स्पेशल रिसोर्स, कि जो ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी है वो मनुष्य को एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन बनाती है। सेम बात रिपीटेशन हुआ है यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले समझा दिया है। और हेल्थ एंड एजुकेशन मेक अ पीपल वैल्यूएबल रिसोर्सेज, यहाँ पर ये बोला है कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों का बहुमूल्य संसाधन बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं कि एजुकेटेड इंसान है और एक हेल्दी इंसान है। अब देखो, हेल्दी इंसान, एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा इंसान है, ऊपर से हेल्दी है, अपने मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, काम बहुत अच्छे से कर सकता है। लेकिन यही इंसान अगर अनपढ़ है, नहीं पढ़ा हुआ, साथ में उसकी जो हेल्थ है वो बीमार रहता है, बेकार हेल्थ हो रखी है, क्या वो जाके बाहर कमा सकता है? क्या वो जाके हमारे देश को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है, वो बीमार है, उसके अंदर ज़्यादा शक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एक हेल्दी इंसान और एक एजुकेटेड इंसान जो है वो वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। ठीक है, अब देखो, कोई भी अनहेल्दी इंसान है, बीमार इंसान है, वो क्या करेगा? वो हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ की दवाइयाँ खाएगा, तो वो वैल्यूएबल कहाँ बचा उसके लिए? बल्कि सरकार को खुद को उसके दवाइयाँ देने के, इलाज कराने के लिए उस पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो वो रिसोर्स नहीं बना ना। रिसोर्स वो तब बनेगा जब वो एजुकेटेड है, शिक्षित है, हेल्दी है और देश को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे खुद अपना एक एंटरप्रेन्योर कर रहा है या खुद एक अपनी फैक्ट्री खोल रहा है, तो देश को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, देश को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, और इनकम, अपना जो इनकम, उससे जो कमाने से जो उसकी इनकम आएगी अपने देश की जीडीपी में, वो उसका हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझ लिया कि हेल्दी और एजुकेटेड इंसान एक रिसोर्स होता है। चलिए, अब सेम बात वही है, डेमोग्राफी डिविडेंड वाली बात है जो आपको मैं समझा चुकी हूँ। अब हमने सारा का रिसोर्स पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए। अब बात ये आती है कि हाँ, हमने सब कुछ तो पढ़ लिया, अब उनको कंजर्व भी तो करना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी संसाधन है उनका संरक्षण करना भी तो ज़रूरी है, कि हमने पढ़ लिया हाँ कि रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है ना, अब उसको कैसे बचाया जाए? अब इसको बचाया ये जाए कि यूजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि कोई भी संसाधन है, चाहे वो पानी हो, ठीक है, पानी हो, कोई भी मेटल हो, कोयला हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, उसको आपको पहले सतर्कतापूर्वक उसको यूज़ करना है। ठीक है, और साथ में उन्हें नवीकरण के लिए समय देना है संसाधन की अगर आपने पानी को निकाल लिया है, ठीक है, माने आपने क्या करा कि वाटर टेबल से, ठीक है, वाटर टेबल से पानी निकाल लिया, अब पानी को निकाल लिया, अब हमें ऐसा नहीं कि हमें निकालते ही रहना है, ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें उस ज़मीन को छोड़ देना है, और ज़मीन को छोड़कर जब बारिश आएगी तो वो उस बारिश से वो दोबारा भर जाएगा, तो हमें कुछ समय के लिए उस चीज़ को छोड़ना है जिससे कि वो रिन्यू हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें क्या करनी है? केयरफुली यूज़ करनी है। साथ में अगर आपने संसाधन यूज़ करा है तो कुछ समय के लिए उसको अपने हाल पे छोड़ो जिससे कि वो रिन्यू हो जाए। ठीक है, अब और चलते हैं। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या है कि सतत पोषणीय विकास की बैलेंसिंग द नीड एंड यूज़ द रिसोर्सेज ऑल्सो कंजर्व फॉर द फ्यूचर। यहाँ पर ये बोला है कि हमें कोई भी डेवलपमेंट करना है तो इस तरीके से करना है कि आज की जनरेशन अगर हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, कुछ सालों बाद जो जनरेशन है वो भी यूज़ कर पाए। जैसे कि अगर हम लोग पानी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग मेटल को यूज़ कर रहे हैं, हम लोग उनको इस तरीके से यूज़ करें, ठीक है, इस तरीके से यूज़ करें कि जिससे कि आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि बैलेंस करके चलना, ऐसा नहीं है
कि धरती पे जितना भी पानी है कि हम सारा का सारा यूज़ कर लें, उसको पूरा पूरा ख़त्म कर दिया, अब आने वाली जनरेशन को हम प्यासा छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूज़ करो, एक बैलेंस तरीके से यूज़ करो, कम कम यूज़ करो कि आपका भी सब काम चल जाए, साथ में जो आने वाले बच्चे हैं उनका भी काम चल जाए, हमारी फ्यूचर जनरेशन का भी काम चल जाए। ठीक है, जैसे कि हमारे जो नाना दादी या फिर जो भी थे, ठीक है, जो मानो कि हम लोग यहाँ पर हैं, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी हर चीज़ को इस तरीके से यूज़ करा कि उन्होंने हमारे लिए भी छोड़ा, तो हमें भी इस तरीके से यूज़ करना है, केयरफुली यूज़ करना है, जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सके, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो कुछ भी हो। चलिए, अब ये हो गया। अब है ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लिखा है कि हर पर्सन, हर व्यक्ति जो है अपने एनवायरनमेंट को बचाने में, ठीक है, या फिर अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने में कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ठीक है, वो कैसे देगा? 3R से। 3R में क्या है? रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग या फिर ये रीयूज़। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ है उसको पहले तो आप उसका कंजप्शन कम करो, ठीक है, उसका कंजप्शन कम करो, उसका उपयोग कम करो, इतना उपयोग करो कि उसको आप एक्स्ट्रा वेस्ट ना करो, जितनी ज़रूरत है उसको वेस्ट, जैसे कि बिजली है शक्ति, उसे व्यर्थ ना गवाओ, जितनी ज़रूरत उतना ही चलाओ। ठीक है, उस कंसेप्ट पे हमें चलना है। पहला आर हो गया। दूसरा आर हमारा ये हो गया कि हम लोगों को रिसाइकिल करना है। रिसाइकिल कैसे? कि प्लास्टिक हो गया, जैसे हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं तो उस प्लास्टिक को हमें फेंकना नहीं है, उसको हमें रिसाइकिल करना है, कबाड़े वाले को दे देना है, और हमें ऐसा ही प्लास्टिक यूज़ करना है जो कि रीयूज़ हो सकता है, रिसाइकिल उसको हम हो सकते हैं। तीसरा है हमारा रीयूज़। रीयूज़ का मतलब हो गया कि हमें चीज़ों को फेंकना नहीं है। एग्जाम्पल अगर हम दें कि जैसे कि हम लोग बाहर सब्जी देने जाते हैं या फिर हम लोग मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग किसी भी ख़राब कपड़े से बना हुआ थैला लेकर जाएं। किसी की जीन्स फट गई है, ठीक है, कुछ भी चादर फट गया है, कुछ भी फट गया है, तो उससे हम लोग क्या करें? एक कपड़े का थैला बना लें। ठीक है, कपड़े का थैला बना लें। कपड़े का थैला बनाकर हम लोग बाहर जाएं और सब्जी वाले से कभी भी पॉलीथीन की डिमांड ना करें, उससे बोले कि भैया इसमें सब्जी डाल दो आप, ठीक है, और फिर आके दोबारा आइए, घर में सब्जी डालिए, फ्रिज में डालिए, फिर उसके बाद दोबारा अगले दिन इसी बैग को लेकर जाइए। तो ये क्या हुआ? आपका रीयूज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? 3R पे हम लोगों को फोकस करना है, बिल्कुल सही काम करना है। अब देखो, अब हमें ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे करने से क्या होगा, कि एक इंसान क्या करे कि अकेला चना कौन सा भाड़ फोड़ लेगा। ठीक है, तो मतलब इस टाइप से एक कहावत है जो कि हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये सोचना है कि नहीं, अब हर सिंगल स्टेप, ठीक है, सिंगल स्टेप से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब इसकी अगर मैं कहानी सुनाऊँ, ठीक है, कहानी क्या मतलब आप समझ गए इस बारे में, कि यही है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। जब आप स्टेप उठाएंगे ना, जब इंसान अकेला चलेगा तो पीछे कारवां अपने आप चलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर इंसान जो होता है वो एक दूसरे को देख के काम करता है। अगर आप आज को स्टेप उठाओगे तो पीछे बाकी लोग भी आपको देखकर आपके पीछे चलते जाएंगे, तो आप बोलोगे कि मैं चला तो अकेला था, पीछे मेरा कारवां चल के आ गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है कि स्टेप उठाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे करने से क्या होगा, मेरे करने से क्या होगा, बाकी लोग तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और एक आपको क्या है, एक प्रेरणा का स्रोत बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, सस्टेनेबल तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है, जिससे कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। चलिए, अब है नेक्स्ट, और क्या करना है हमें कि फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट। अब देखो यहाँ पर ये लिखा है कि जो हमारे पृथ्वी का जो भविष्य है वो लिंक विद द एबिलिटी एंड मेंटेन द प्रिजर्व द नेचर, कि जो हमारी जो पृथ्वी का जो भविष्य है वो हमारे मेंटेन और प्रिजर्व करने से, जितना हम लोग अपने परितंत्र को संरक्षित करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, उस पर ही जुड़ा है, वरना हमारी पृथ्वी बचेगी नहीं। उसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, एक लाइव एग्जाम्पल ये है ग्लोबल वार्मिंग। इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, हम लोगों ने पहले क्या करा है, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से, लापरवाही से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करा है, तो उसका आज का रिज़ल्ट आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, हीट डोम्स बन रहे हैं, हीट डोम बन रहे हैं, ठीक है, और अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग अब यूज़ नहीं करेंगे अपने भविष्य को तो हमारी प्लेनेट को खतरा है, तो हमें अच्छे तरीके से यूज़ करना है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करेंगे, कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, जहाँ पर कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी इन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रही है। उसका क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करना है, ठीक है, सोलर पैनल्स को यूज़ करना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, गो ग्रीन जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी सोलर पैनल से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो कि हमारी सरकार ने भी लिए हैं और हमें भी लेने चाहिए। दूसरा क्या है कि जीवन की विविधता का संरक्षण, कि कंजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। हम लोगों को अपने जो देश का जो डाइवर्सिटी है उसको भी बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी कैसे कंजर्व होगी, जब हम लोग अपने पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे, ठीक है। अब क्योंकि डाइवर्सिटी कैसे, यहीं पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उनका पालन पोषण यहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को भी हम लोगों ने कंजर्व कर लिया, साथ में हमने अपने प्लैनेट को भी बचा लिया। फिर है डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इन अ मिनिमाइज, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, कि जो वही है कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हम लोगों को कम से कम हानि देनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, वो और पिघलना स्टार्ट करेंगे, और पिघलेंगे तो उससे क्या होगा, मीन सी लेवल हमारा बढ़ जाएगा। तो छोटे छोटे टापू जो हमारे पूरे धरती पर हैं वो डूबने लगेंगे, जो डूब भी रहे हैं, और फिर वही धीरे धीरे ये हमारे बड़े बड़े कंटिनेंट महाद्वीपों को भी डुबा देंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग इन चीज़ों पे फोकस करें, अपने एनवायरनमेंट को बचाएं और अपने संसाधन जो कि हमारे रिसोर्सेज हैं उनका भी यूज़ करें, बड़े ही लापरवाही से ना करें, बल्कि एक सूझबूझ से करें, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप हमें कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और बाकी बच्चों को भी बताइए कि यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे देश के रिसोर्स बन सकें, ठीक है। अब मैं आपसे भाषा में कौन सी भाषा में बात कर रही हूँ, ज्योग्राफी की भाषा में बात कर रही हूँ, जिससे कि हमारे सारे के सारे देश के बच्चे जो हैं वो रिसोर्स बन सकें, एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।